उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है नैनांक। और अभी जो 8 बजे वाला कार्यक्रम गया है, उसमें हमारे जो नियमित दर्शक हैं, उन्हें मैं दर्शक ना कह के उनके सामने तो मैं हमेशा हाथ जोड़ करके खड़ा होता हूँ और अपने आप को ऐसी ही स्थिति में रखता हूँ। दयानिधि बेहरा जी, जिन्होंने लिखा है मेरी हंसी रुक नहीं पा रही ऐसी वाली बात पे मेरे यहाँ से चोरी करके लेके लोग गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता दें। इनके पिताजी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि बच्चे को क्या कराया जाए। तो शुरू करते हैं। फाल्गुन माह में इनका जन्म है। माघ और फाल्गुन का प्रभाव, शाम वाली जो कुंडली बनी है वो भी माघ और फाल्गुन की ही है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि व्यक्ति तो है वो थोड़ा प्रेमी किस्म का होता है और कई बार थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाता है या फिर संदेहास्पद नहीं होता। पर हाँ, इतनी बात जरूर है कि आपको प्रेमी इंसान कहा जा सकता है। दिल फेंक, मैंने ये शाम में भी ये इस्तेमाल करा है। ऐसे दिल जो है वो उनका बस में नहीं होता कई बार। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल बहुत अच्छा और किसी भी काम को करने में आतुरता और अधिकता, ये बात बहुत अच्छी है। वसंत ऋतु, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि का जन्म, ये बहुत बढ़िया होता है। जहां यहाँ पे चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति को सरकार से, व्यक्ति को खुद से, व्यक्ति को मन से, व्यक्ति को पिता से, व्यक्ति को जीवन से सकारात्मकता मिलती रहती है और इसे अच्छा कहा जाता है। गुरुवार के जन्मे होने से गंभीरता रहेगी और कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पत्ति में बाधाएं नहीं रहेंगी। क्लियर है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि ये बहुत अच्छा। अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को मैनेजमेंट और धन आदि से संबंधित और मशीनरी से संबंधित क्षेत्रों में लाभ देने वाला और साथ ही साथ सरकार से सहयोग स्थापित करके कोई काम करने वाला भी बना देते हैं। बालवकरण हर्षण योग, खुश और खुश मिजाज व्यक्ति रहता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण यहाँ पे एक अच्छी बात सामने आ रही है, जो ये है कि व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही संतुलित, व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही धैर्य से युक्त और व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही प्रफुल्लित रहने वाला है। जहाँ वो किसी भी क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर देता है। इनकी जो अंदर मैनेजमेंट के कैपेबिलिटी जो कह सकते हैं क्षमता बहुत ही तीव्र होगी और ये व्यक्ति थोड़े से कभी कभी निष्ठुर भी हो सकते हैं, निर्दयी भी हो सकते हैं। एक बात बताता हूं, मेरठ की बात है, ये मेरठ की बात है। पति जो है वो बीएसएफ में है और पत्नी की हालत मतलब इतनी ज्यादा बदतर कर रखी है इन्होंने कि पूछिए ही मत। मैं तो सोच रहा था कि उनकी रिकॉर्डिंग जो मेरे पास है, पूरे जो 5 मिनट की या 10 मिनट मैंने जो उनकी समस्या को सुन करके रिकॉर्ड किया है, उसको सोच रहा था कि इंटरनेट पे डाल दूं और लोगों को सुना दूं। पर पता नहीं, मुझे थोड़ा डर सा लगा कि पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब लगा। पर वो जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपनी स्थिति बताई कि शादी के 3 दिन बाद जो है वो लोग मुझे दहेज के स्थिति में दहेज के लिए बड़ी पीट रहे थे और लॉकडाउन में मुझे जो है वो भागना पड़ा वहां से किसी भी तरीके से। वो तो सामने वाले जो हैं वो लोग मुझे बचा लिए, नहीं तो वो मुझे मार ही देता इस तरीके से। और मतलब आप लोगों को अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। उनकी तस्वीर जो विवाह से पहले कैसी थी और विवाह के बाद कैसी थी, वो तस्वीर भी उन्होंने मुझे भेजी। ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरठ की बात है। और उन्होंने पूरी बात बताई कि मेरठ जैसे जो है वो 25 कितने लाख जो है वो विवाह में खर्चा आया, सारे मेरे पिताजी ने दिया। उसके बाद दहेज के लिए वो लोग मुझे हमेशा मारते रहते थे, पीटते रहते थे। बाद में मुझे किसी भी तरीके से उस दाम्पत्य को तोड़ना पड़ा। अभी कोर्ट में केस वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए, जहाँ पे जो है वो उसको जो है वो जमानत मिल जाती है। और फिर जो है वो पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोल रहे थे, मुझे कुछ कानूनी बातें समझ में नहीं आई। पर ये बात है, तो मैं ये बात कहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल ही सजग होना चाहिए। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो मेरे दर्शक हैं वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। पर इसी समाज से तो उठ करके ये समस्याएं आ भी रही हैं, ये भी समझना होगा। तो मैंने जो बात कही है, ऐसे लोगों से और ऐसी स्थिति कभी भी जीवन में ना आए और अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हम इतने हैवानियत से युक्त हो जाएं कि। पर ये जातिका ने मुझे ये भी बात कही कि दिवाली के दिन जहां दुनिया भर में और देश भर में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उस दिन मुझे पीटा जा रहा था।
उस दिन भी मुझे पीटा जा रहा था। और उन्होंने ये भी बात कही कि मेरठ पुलिस जो है, मेरठ पुलिस के बारे में उन्होंने बात कही कि बार-बार हम लोग जो है वो उनको कहते हैं कि आप ये करो, वो करो, पर सब लोग बोलते हैं कि वो वहाँ पे जो है वो पैसे देकर के सब लोगों का मुँह बंद कर रखा है। ऐसी बात उन्होंने मुझे कही। ये बात भी है। अब ये तो बात सामने से समझने वाली है कि ऐसी भी स्थितियाँ हैं, जहाँ पे वो जातिका जो है वो इतनी परेशान है और नौकरी के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। दरअसल वो ये जानना चाहती थी कि मेरी नौकरी होगी कि नहीं, ऐसी बात। पर उन्होंने अपनी सारे वृतांत मुझे बताए और सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्योंकि वैसे तो मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग वाली सुविधा नहीं, पर मैंने वो सामने से रिकॉर्ड किया किसी दूसरे फ़ोन से, दोबारा बुलवा करके कि आप बोलो ताकि मैं इस चीज़ को समझूँ। और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं उनकी पूरी रिकॉर्डिंग और उनकी पूरी तस्वीर मेरे पास है, जो विवाह से पहले का था, विवाह के बाद की तस्वीर कैसे जो है वो बड़ी हैवानियत। तो मैं कम से कम प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि भगवान की ऐसे बुद्धि किसी को ना दे और जो है वो लक्ष्मी का आदर, सत्कार और सम्मान हर जगह बना रहे। हे परमात्मा सबको अच्छी बुद्धि दे, क्योंकि आप ही बुद्धि और विधाता सब आप ही देने वाले हैं। बड़ा मन दुखी हो जाता है और बड़ा ही अप्रसन्नता सा जो है वो भाव झलकता है। तो मैं ये बात कहूँगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी मेरठ के हों तो कम से कम ये किसी भी तरीके से ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, किसी भी तरीके से। मुझे निखिल जी ने रोक दिया कि नहीं, आप किसी के जो है वो पर्सनल मैटर पे जा करके अपना ये कार्यक्रम नहीं पेश कर सकते, नहीं बना सकते, पर ये बात बता सकते हैं। नहीं तो मेरा तो मन था कि मैं तो है जो है वो उनकी तस्वीर सामने ला करके आप लोगों को बगल में दिखा दूं कि यही जातिका है, इनके साथ इतनी जो है वो ज्यादती हुई है दहेज को लेकर के। क्योंकि मेरे पास आकर के कोई भी जातक झूठ नहीं बोलेगा, और मेरे पास आकर के कोई भी ज्योतिषी के पास आकर के क्यों झूठ बोलेगा, और अपनी परिस्थिति वो बताने। और अगर आप झूठ बोलना होता तो कहीं और जाते, न्यायालय में आप झूठ बोल सकते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ झूठ बोल सकते हैं। पर मैं समझता हूँ कि व्यक्ति कभी भी गुरु के पास आकर के और ज्योतिष जैसे ग्रंथ के पास आकर के अपनी झूठी गवाही नहीं दे सकता। कोर्ट में झूठी गवाही चल सकती है, ये बात मैं जानता हूँ, पर ज्योतिषी के पास आकर के कोई भी अपनी झूठी व्यथा नहीं सुना सकता। वो निश्चित रूप से परेशान है तभी, क्योंकि जातिका ने यह भी बात कही कि मेरे पिता ने जो गाड़ी जो जाती है दहेज के लिए, जो सुबह सुबह जो जिस पे विदा होते हैं, उसको भी देने के लिए उन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, और 30,000 रुपए लेकर के मेरे पिता ने मुझे जो है वो अपने ससुराल छोड़ा था, यहाँ तक। और बड़ी ज्यादती, वो बंदा जिससे उनकी शादी हुई थी वो बीएसएफ में है, इस वजह से वो अपने आप को बोल रही थी कि वो अपने आप किसी का भी अनादर कर बैठता है। ऐसी घटनाएं होती। मैं क्षमा करिएगा, मैं आपकी कुंडली में किसी और का जिक्र कर रहा हूँ, पर कभी कभी कहना पड़ता है। अब आपको विषय पे लेके आता हूं। शनि लग्न में बैठे हैं और 3 नंबर की कुंडली है। 3 नंबर की कुंडली वस्तुतः यहाँ की बनती है, और ये पराक्रम भाव की राशि है, जहां लग्न में शनि बैठे होंगे और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति बुध नीच की राशि में बैठे हैं, पर दशम स्थान में लक्ष्मी योग बनेगा। लेकिन चूंकि गुरु के साथ इनका परिवर्तन हुआ है, गुरु की राशि में बुध, बुध की राशि में गुरु, इस वजह से ये नीच भंग हो जाए। डिग्री में जो नीच भंग हुआ है वो 3 डिग्री के गुरु हैं, 3 डिग्री के बुध हैं, और गुरु जो है वो 23 डिग्री के वक्री हैं। इस वजह से कुछ परिणाम इनका जो होगा वो यहाँ का ही संपूर्ण रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो शिफ्ट नहीं करेगा, वो यहीं के रहेंगे। वस्तुतः आपकी कुंडली में गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है, इस वजह से कई बार दशम स्थान प्रभावित हो सकता है। पर अभी जो दशा चल रही है वो जातक के पक्ष में है, क्योंकि लग्नेश की ही दशा में जातक जी रहा है। और मैं समझता हूं कि अभी ये दशा 2025 के 9वें महीने तक चलेगी, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी कारोबार, उत्तर पूर्व दिशा में जाकर के कोई भी नौकरी, कोई भी पढ़ाई आपकी कुंडली के लिए अच्छी रहेगी। इस कुंडली में शनि पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध, जिसके अधिपति गुरु शनि पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हैं, दरअसल ये भी 26 डिग्री के। इस वजह से शनि भी यहीं का परिणाम संपूर्ण करेंगे और गुरु भी संपूर्ण परिणाम यहीं के करेंगे। कोई भी ग्रह बदलेगा नहीं, न तो उसका जो प्रोग्राम है वो शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट नहीं होगा, वो वहीं का अल्टीमेट परिणाम जो है वो वहीं के रहेंगे। सूर्य और शुक्र का 9वें भाव में बैठना, यहाँ पे जातक को कभी भी धन की, कभी भी भौतिकी इच्छाओं की आपूर्ति में कमी नहीं होगी, और वो प्रत्येक तरीके से यश को पाने वाला होता है, और कहीं ना कहीं से उसका काम कभी भी पैसे के कारण नहीं बिगड़े, उसका लाभ हमेशा उसको खोज लेता है, और उसका भाग्य। हाँ, यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में कई बार कंफ्यूजन वाले स्टेट बन सकते हैं, जहां वो कई बार इस बात को लेकर के चिंतित होता है या परेशान होता है कि मुझे पढ़ाई के समय पे भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, या फिर पूजा करना चाहिए, या फिर सिलेबस की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में से आपसे भगवान की पूजा सिर्फ 25 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट मांग रहा हूँ। अगर आप इतना कर देंगे तो आपके 23.5 घंटे बच जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो अब देख लो कि आप कितना देर सोना चाहते हो, कितनी देर जगना चाहते हो, पर 15 मिनट आपको परमात्मा को जरूर देना चाहिए, ये बात बिल्कुल बनती है।
लग्न को मंगल का देखना, ऊंची प्रतियोगिता में व्यक्ति को सफलता, और चंद्रमा अष्टम भाव छठे भाव में नीच के, ये आपको परेशान करेंगे। पर वस्तुतः चंद्रमा का नीच भंग मंगल कर रहे हैं, और अगर डायरेक्टली देखेंगे तो वो थोड़े कमजोर भी जरूर हैं, क्योंकि वस्तुतः मंगल देख रहे हैं। तो उग्र ना होइएगा परीक्षा हॉल में, शांत चित्त होकर के, क्योंकि मंगल का प्रभाव बुध पे है। लग्नेश और लग्न दोनों पे मंगल का प्रभाव, ये पापग्रह हैं और इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को, अपनी उग्रता को, अपनी चंचलता को और अपने जो है वो पेशेंस लेवल को ठीक करने पे काम करना आना चाहिए, और उसी को दरअसल हमें ठीक करना है या सही करना है। क्योंकि लग्नेश के ऊपर और लग्न के ऊपर जब पापग्रह का प्रभाव बढ़ेगा, वस्तुतः आपकी कुंडली में बुध भी राहु के साथ है, तो यहाँ पे वो अजीब तरीके का बुद्धिमानी योग पैदा करेंगे, जहां व्यक्ति बहुत ही जबरदस्त तरीके का तार्किक हो जाता है। और साथ ही साथ अगर गुरु चित्रा नक्षत्र में बैठेंगे, जिसके अधिपति मंगल, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, और वो मंगल यहां से केंद्र में, गुरु और मंगल का एक दूसरे से केंद्र में होना, तो गुरु जो है वो सप्तम के अधिपति और मंगल जो है वो छठे के अधिपति, ये दोनों जब एक दूसरे से केंद्र में आएंगे तो दाम्पत्य वाले मैटर पे विचार करने का प्रयास करना होगा, और आपको उस समय थोड़ा सावधान होना होगा। उसके पीछे कारण ये है कि गुरु यहाँ पे बैठे तो हैं, वर्गोत्तम हो जाएंगे, यहाँ 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे मंगल और चंद्रमा, जिसमें मंगल अपनी राशि के वर्गोत्तम ये भी और चंद्रमा के साथ, ये स्थिति यहाँ के लिए तो बहुत अच्छी दिख रही है। पर द्वितीय भाव में जो शनि बैठे हैं वो कई बार मशक्कत करवा देते हैं। हालांकि बैठे वो मित्र की राशि में हैं, पर फिर भी यहाँ के जो अधिपति हैं वो मंगल बुध जन्म कुंडली में त्रिक भाव में जा रहे हैं, और उस पे राहु की दृष्टि है। तो किस पे राहु की दृष्टि जा रही है? संबंधों के निभाने वाले भाव पे, क्योंकि आप जब किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले जाते हैं उसके लिए दूसरा भाव जिम्मेदार होता है। तो दूसरे भाव के अधिपति बुध के ऊपर राहु की दृष्टि जा रही है, और वो राहु सूर्य के साथ बैठ करके आपके प्रभावों को, जो कि सुख भाव के अधिपति होते हैं, उसको कमजोर कर रहा है। और पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव और पंचमेश पे राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कई बार मशक्कत बढ़ा देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो अल्टीमेटली फाइनल में जाकर के थोड़ी क्षुब्ध हो जाती है, या वो परिणाम नहीं मिल पाता है जिसके लिए जातक मेहनत करता है। इस वजह से अपने काम को लेकर के कभी भी जो है वो नाराजगी मत रखिएगा और संपूर्ण देने का प्रयास करिएगा। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पे आप थोड़े कम भी मेहनत करते हैं तो काम बन जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली में वस्तुतः 3 नंबर लिखा है, आप कम्युनिकेशन में आगे हैं। आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं, जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश भी हो जाते हैं भाई साहब। इस वजह से कि अष्टमेश लग्न में बैठेगा तो आपको मेहनत ज्यादा करने के लिए भी कहेगा, और थोड़ी सी पराक्रम की गति कमजोर भी पड़ती है, क्षुब्ध हो जाती है, क्योंकि लग्नेश के ऊपर पापग्रह या प्रतियोगिता भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि जा रही है। लग्न पे प्रतियोगिता भाव के अधिपति एक षष्ठेश की दृष्टि जा रही है। इस कारण से थोड़ी प्रतियोगिता बढ़ जाती है। व्यक्ति का मन नीच का हुआ है, जिसका नीचभंग भले हुआ है, पर मैं समझता हूं कि आपको प्रथम दृष्टया तो लग्नेश नीच के ही हुए हैं। अलग बात है कि आपने देखा कि इसका नीचभंग हुआ कि नहीं हुआ, ये तो दूसरे नंबर पे आपने देखा ना जी। लेकिन पहले तो चंद्रमा भी नीच के और लग्नेश भी नीच के, तो ये दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनेंगे वो आपकी कुंडली में, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा जो होते हैं वो मारक होते हैं। मारक ग्रहों का नीच होना ठीक माना जाएगा, पर इंडिपेंडेंटली जब हम चेक करते हैं तो वो चंद्रमा नीच के होने के कारण व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से जो शुभग्रह चंद्रमा होते हैं वो वस्तुतः आपकी कुंडली में बने अच्छे हैं, लेकिन धन भाव के अधिपति होकर के, नीच के होकर के आपके प्रतियोगिता भाव को कमजोर कर रहे थे। इस वजह से उलझिएगा मत, किसी से झगड़ा मत करिएगा उग्र होकर के बहुत ज्यादा। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा पंजाब के लड़के बड़े बिगड़ैल होते हैं, कई बार उन्होंने ये बात कही। अब पता नहीं उन्होंने, उनकी अपनी राय होगी, पर वो बात उन्होंने कही थी। तो मैं ये बात समझता हूं कि यहाँ पे सूर्य और शुक्र आपको कंफ्यूज ना करें। भौतिकता, अत्याधुनिकता और आधुनिक जीवन में और पौराणिक जीवन में, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपका स्टेट बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। किसी भी चीज को लेकर के एकदम स्पष्ट राय बनानी होगी। किसी भी चीज को लेकर के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। किसी भी चीज को लेकर के जल्दबाजी में आकर के निर्णय मत लीजिएगा। आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बिल्कुल मैं सुदृढ़ देख रहा हूं। हालांकि राहु और बुध और चंद्रमा और बुध का जो संबंध है वो बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी मंगल के प्रभाव के कारण ये उसमें कमजोरी भी देखी जा सकती है। क्लियर है? बुध जो है वो पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं और आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, इस कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति जो मेहनत करने के बाद परिणाम प्राप्त करने का भाव होता है,
उसके अधिपति सूर्य से अस्त हो रहे हैं। सूर्य जो है वो 18 डिग्री के और शुक्र जो है वो 11 डिग्री के। तो पंचम भाव के अधिपति जब अस्त होंगे, इसका मतलब है कि पंचमेश कौन है? शुक्र। और वो जब अस्त होंगे, हालांकि बैठे वो बड़े अच्छे हैं, मैं प्रत्येक चीज को कई तरीके से उसका दर्शन कराने का प्रयास अपने कार्यक्रम में करता हूं। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये कमेंट में लिखते हैं कि आप लोगों को समझ में भी चीजें आती हैं। तो पंचम भाव के अधिपति अस्त होंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब ये होता है, दो चीजें निकलेंगी। पंचमेश अस्त के, इसका मतलब परिणाम प्राप्ति में विलंब संभव है, इस वजह से भी आपको मेहनत ज्यादा करनी है। वस्तुतः आप कभी भी लापरवाह नहीं हो सकते, आप कभी भी अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा कोई होता तो कर लेता तो चलता, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति अस्त होंगे, इसका मतलब सीधा सा होगा कि वो आपकी कुंडली में लाभ 12वें भाव के भी अधिपति होकर के आपके भाग्य को कमजोर एक तरफ कर रहे हैं। और वस्तुतः वो किसके साथ बैठे हैं? त्रिक भाव के अधिपति के साथ। तो ध्यान रखिए, दुह स्थान होता है 12वां और तीसरा भाव। इन दोनों भावों के अधिपति जब भाग्य में बैठेंगे तो भाग्य को कचोटेंगे और उसमें से सेंध लगाने का काम करेंगे, और दरअसल वहां पे आपके भाग्य के प्राबल्यता को कमजोरी देने का प्रयास करेंगे। समझ में आनी चाहिए बात। इसी वजह से मैंने ये बात कही है कि कभी भी अपने पुरखों पे, कभी भी अपने पिता के साथ संबंधों पे, कभी भी अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पे, कभी भी अपने गुरुद्वारा पे, कभी भी अपने मंदिरों पे, कभी भी अपने मस्जिदों पे सवाल ना करना, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। भले ही आप किसी को पूछते हो, पर मंत्र तो सब, और जितने भी जतन करे जाते हैं, जितने भी फूंक मारी जाती है, जितनी भी ताबीजें बांधी जाती हैं, जितने भी सजदा किया जाता हो, झुका जाता हो, दंडवत किया जाता हो, प्रणाम किया जाता हो, नमस्कार बोला जाता हो, खुदा फीस पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, सलाम वालेकुम बोलते हैं, ये सारे के सारे नमस्कार, सारे के सारे नमस्कार जो हैं वो साक्षात भगवान नारायण की चरणों में ही जाते हैं और कहीं नहीं जाता। ये आप और हम तय कर बैठते हैं कि वो यहां गया तो वो यहां गया। वस्तुतः जाती तो सारी ट्रेनें अपने लक्ष्य पे ही हैं। अब निर्भर इस पे करता है कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हो, किस रास्ते से जाना चाहते हो, और अपने अंदर कितना वैराग्य फैलाया है और अपने अंदर कितना उसको गलत तरीके से गलीच बिठाया है। वस्तुतः बात तो यही है कि आप ट्रेन कौन सी पकड़े हो, फास्ट वाली या स्लो वाली। लोकल ट्रेन होगी तो धीरे धीरे चलेगी, जो आपको हो सकता है कि कई प्रकार के गंदगियों में फैला करके रखे, और कई प्रकार के जहां नहीं भी रुकना हो वहां भी रुक करके जाए। ये विचारों का जो खेल होता है ना, और धर्म में कटने पिटने वाली जो बात होती है वो बड़ी भयावह होती है। और मैं समझता हूं कि इसमें बंधने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि आप चाहे कुछ भी, कितने भी प्रकार के सजदे कर लो, दंडवत प्रणाम कर लो, वो सारा का सारा आपके गुरुवत और गुरु तुल्य, गुरु से भी ऊपर, और साक्षात जो जगत गुरु हैं वो उनके ही शरण में जाता है। अब आप उसे चाहे कुछ भी कह लो, बात इतनी सी ही है। तो ये कहने का मतलब है कि आपको अपने धर्म को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना होगा, नहीं तो यही आपके जीवन में असफलता का प्रमाण पेश कर रहा है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। बस इतनी सी बात है। वस्तुतः दशमांश कुंडली में चंद्रमा नीच के यहां भी, चंद्रमा नीच के यहां भी, और चंद्रमा नीच के यहां भी, इस बात को पकड़ने की आवश्यकता है। क्या चंद्रमा नीच के हैं तो वो कमजोर हो जाएंगे? विचार करिए, मैंने क्या बात कही है। अगर एक ही ग्रह अपनी स्थिति को हर जगह मेंटेन करके रखा हो तो वो दो तरीके का परिणाम करेगा, एक या तो बहुत अच्छा, दूसरा या तो बहुत बुरा। अब ये अच्छा और बुरा कैसे देखेंगे? लग्नेश की स्थिति पे और लग्न के ऊपर देख रहे ग्रहों के आधार पर। लग्नेश की स्थिति, लग्न नीच के हैं, लग्न के अधिपति नीच के, लेकिन लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं और पाप ग्रहों का प्रभाव है तो शुभ ग्रह गुरु भी देख रहे हैं। पर वस्तुतः ये द्विस्वाभाविक लग्न है जहां पे सारे के सारे शुभ ग्रह और सारे के सारे पाप ग्रह थोड़े 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 कमजोर होंगे, क्योंकि वस्तुतः ये शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और केंद्र में शुभ ग्रह। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी मैं ज्योतिषी बन जाऊंगा क्या? इतना आसान है बनना? इतना आसान नहीं है, और सब चीज देखने के बाद ही आप एक निर्णय पे जा सकते हैं। तो इस कुंडली के आधार पे, चूंकि जो सवाल इनका था कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए, तो मैं उस सवाल पर डायरेक्ट अब लेकर के आता हूं। आपको सबसे पहले अपने धर्म में विश्वास जागृत करना होगा। आपको अपने काम में किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी होगी।
आपको कभी भी अपने परीक्षा हॉल में अपने आप को अनियंत्रित नहीं करना होगा और बिल्कुल ही बैलेंस रखना होगा। अपने पिता और अपने माता का आदर और उनका सत्कार हमेशा ही जीवन में और जेहन में बना करके रखना होगा, तब जाकर के आपको आपका परिणाम मिलेगा। क्योंकि आपकी कुंडली में पंचमेश अस्त के हैं, पंचमेश अस्त हो जाएंगे तो काम करने के बाद, जो मेहनत करने के बाद परिणाम प्राप्त होता है, उसमें विलंब की संभावना या उसमें कष्ट या उसमें उतना नहीं मिलने की संभावनाएं व्यक्त हो जाएंगी और वो देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा फिर आपको। ये बात कह देता हूं। आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर और पूर्व दिशा बहुत अच्छी होगी। आपकी कुंडली के हिसाब से 1 अंक अच्छा होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से 6 अंक भी बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए तुला राशि, कुंभ राशि और मेष राशि अच्छी साबित हो सकती है। इस कुंडली में व्यक्ति के जीवन में, अब सबसे पहले मैं इस सवाल का उत्तर देना चाहता हूं कि करना क्या है। मंगल लग्न को, मंगल लग्नेश को, शनि मंगल को, नवांश में मंगल शनि को, शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे उच्च की, मतलब शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे जो जन्म कुंडली में अष्टम भाव है, और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे गुरु पे और सूर्य पे और राहु पे। अब बात समझने की है, शनि राहु का संयोग, मंगल शनि का संयोग, यहाँ पे शनि जो है वो स्वग्रही और यहाँ पे मंगल जो है वो लग्न को, तो हर जगह शनि और मंगल का संबंध बना है। इस वजह से सबसे पहले जातक को भारी मशीन के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। पेट्रोलियम, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन क्षेत्रों में जा सकता है इंजीनियरिंग करने। दूसरे नंबर पे बाद के क्षेत्र में अगर ये दशा जैसे बीतेगी केतु के बाद, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद व्यक्ति को मैनेजमेंट के क्षेत्र में चले जाना चाहिए। यानी कि पहले आपको इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में चले जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। उसके बाद अभी का जो वक्त चल रहा है वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, और इस दशा काल में किया गया परिणाम जो आपको प्राप्त होगा वो आपके अनुकूल ही प्राप्त होगा। वस्तुतः मैं ये बात समझता हूं कि 2022 के 12वें महीने तक आपकी कुंडली में एक अच्छा वक्त बीत रहा है, जिसका लाभ आपको ले लेना चाहिए। जहां पे आपको रोजगार की प्राप्ति, जहां पे आपकी कुंडली में जो सुखद स्थिति, जैसे गुरु ही इनकी कुंडली में अगर देखते हैं तो गुरु मीन राशि के अभी आने वाले हैं और इनकी राशि वृश्चिक की है। इसका मतलब है कि वो अप्रैल वगैरह से इनकी स्थिति जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी और वो एक अच्छी बात होगी। शनि जो है वो जन्म कुंडली में अभी मकर के हैं और कुंभ में जाएंगे, और उनकी स्थिति इनकी राशि के हिसाब से थोड़ी बहुत कमजोर करने वाली, लेकिन मन को परेशान भी करने वाली हो सकती है। इस वजह से आपको अपने माता के स्वास्थ्य पे और माता के साथ और माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इस कुंडली में माता का सुख और पिता का सुख दोनों सामान्य है, और मैं जहां तक समझता हूं कि पिता के संबंधों को लेकर के व्यक्ति को बहुत ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है, माता के साथ संबंधों को लेकर के बिल्कुल व्यक्ति को सजग होने की आवश्यकता है। दोनों को आपको हमेशा ही ख्याल में रखना होगा और दोनों की सेवा पे बराबर का ध्यान भी रखना होगा। इस कुंडली में धन भाव बिल्कुल अच्छा तो नहीं बना है, क्योंकि यहाँ के अधिपति नीच के हैं। वस्तुतः मंगल की नीच दृष्टि भी जा रही है, धनेश नीच के हो जाने के कारण ये कमजोरी बनेगी, और वस्तुतः धन भाव के अधिपति जो हैं वो या धन के कारक राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये कई बार मशक्कतें भी बढ़ा देते हैं। इस वजह से आपको धन के समायोजन पे, धन के खर्च करने की स्थिति पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दरिद्र दोष पैदा कर देते हैं धन भाव के अधिपति का छठे में जाना और धन के कारक गुरु का राहु केतु के संपर्क में रहने से। ये बात मैं दिख रहा हूं। वस्तुतः राहु का दशम स्थान में बैठना और इस भाव में जहां वो बैठे हैं उसके अधिपति का उसे देखना एक अलग तरीके का बल भी देगा। तो कुछ आरंभ में मशक्कत के बाद व्यक्ति के जीवन को अंत में कुछ स्थितियों में अच्छाइयां भी दिख रही है। ये नवांश कुंडली जो है वो चंद्रमा और मंगल का यहाँ बैठना अच्छी बात है, और गुरु का यहाँ बैठना, नवमांश कुंडली मतलब दाम्पत्य इनकी कुंडली में खराब नहीं है, पर हाँ कुंडली मिलाकर के विवाह जरूर करना चाहिए। और चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि चंद्रमा अगर वर्ग उत्तम हो या कोई भी ग्रह अगर अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है तो ये अच्छी बात होती है। ये यहाँ तक बात जो मैंने कही, तो पहले इंजीनियरिंग, उसके बाद आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर इस कुंडली को और भी समझते हैं तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन जो आपको दिमाग में हो रही होगी कि आखिर कैसा रहने वाला है इसका करियर। तो मैं एक बात बता देता हूं, इनका करियर बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा वर्गोत्तम हर जगह हो रहे हैं, गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, ये कभी भी खराब नहीं होंगे और व्यक्ति जिस मुकाम पे जाना चाहता है करियर में वो चला जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। क्लियर है? क्योंकि आप इस मामले में कभी भी अपने आप को परेशान ना करिए कि व्यक्ति क्या करेगा, कैसा रहेगा, क्या जाएगा, कैसा करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा। वो कुछ नहीं करेगा तो भी अच्छा करेगा, क्योंकि मैं जहां तक इनकी कुंडली को देख रहा हूं उसमें दशमांश कुंडली कभी भी कमजोर नहीं बन रही है।
कर्म कुंडली अगर कमजोर नहीं बने, लग्न कुंडली थोड़ी बहुत अगर कमजोर बने भी, राहु केतु के संपर्क में गुरु हैं, तो व्यक्ति अगर धर्म को धारण करके और अपने नियमबद्ध होकर के अपने जीवन को जीने पे उतारू रहे और चलाता रहे, मात्र 15 मिनट, ज्यादा नहीं। आप इंद्र का पद तो मांग नहीं रहे, आप ये तो कह नहीं रहे कि मुझे जो है वो ब्रह्मा बना दो या मुझे प्रहलाद बना दो, भगवान का दर्शन करा दो, ये सब तो मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इतनी छोटी बात उस परमात्मा के लिए बहुत छोटी है। तो छोटा, आपका लक्ष्य बहुत छोटा है उस भगवान के लिए, और उस परमात्मा के पास आपके इंजीनियर बनने के लिए 5 मिनट काफी है। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड पलक झपकते आप अगर शुद्ध अंतःकरण से मांग लेंगे तो वो मिल जाएगा। मैं तो फिर भी ये कह करके आपको 15 मिनट कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप 1 सेकंड भी अच्छे से ना दे पाओ, तो उसमें आपको 15 मिनट देना पड़ेगा। समझ में आ रही होगी बात? क्योंकि आपका जो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी, 1000वां हिस्सा भी शुद्ध अंतःकरण से किया गया तो वो भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी भक्ति में एक रत्ती, एक पलक झपकते जो होता है ना, जैसे कि उसको बोलते हैं, एक शब्द है जो कि समय और काल की गणना करता है। मैं कैसे बोल सकता हूं वो शब्द, मुझे बिल्कुल याद होना चाहिए, अभी नहीं याद आ रहा। विपल, ऐसा ही है कुछ। निमिष मात्र भी पल जो परमात्मा में लगाए जाते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते। तो मैं तो 15 मिनट बहुत बोल दिया। वस्तुतः तो उसके लिए 1 करोड़वां हिस्सा भी अगर हृदय से पुकार लिया तो निसंदेह उसका प्रभाव तुरंत दिख जाता है। ये तो आपके भक्ति के अशुद्ध होने के कारण, या फिर आप शुद्ध नहीं हो दे पाएंगे अपनी, जो होता है ना, जैसे कि कुछ ना कुछ मिलावट जरूर रहेगा आपकी भक्ति में। कभी ध्यान भटके, कभी इधर भटके, कभी उधर भटके, कभी पूर्णतया ना हो, कभी विश्वास ना हो। इस वजह से मैंने 15 मिनट कहा है, पर वस्तुतः तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आपके जो इच्छा की बात है, जो आपकी मांग है भगवान से, बहुत छोटी है, इस वजह से इतना ही काफी है, पर उसमें पूरा होना चाहिए। तो ये बात इतनी कुंडली में बनती है। बुद्ध जन्म कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर है। गणेश जी के मंत्रों का जप करना होगा, वो मैं आपको भिजवाऊंगा। बस वही एक मंत्र इनको जपाइएगा, और अगर हो सके तो इनकी कुंडली के हिसाब से, मैं जहां तक समझ रहा हूं और जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर, व्यक्ति की कुंडली के आधार पर एक गुरु का रत्न पुखराज भी धारण किया जा सकता है। इनकी कुंडली में, नवांश कुंडली में जो स्थिति बन रही है, बाकी के अन्य चार्ट में जो स्थिति बन रही है, वो उसके आधार पर गुरु का पुखराज इनको धारण कराया जा सकता है। और बुद्ध का मंत्र, मतलब बुद्ध का मंत्र वैदिक मंत्र नहीं बोल रहा और न ही उसका बीज मंत्र बोल रहा हूं, अलग तरीके से एक अलग मंत्र मैं दूंगा, उसका जप करना होगा। बस यही 2 उपाय करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।